आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लाश की आंखें खोल दी हैं। ऐसा पहली बार होगा जब किसी कंप्यूटर या कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक लाश की आंखें खोली गई हों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत उस लाश की पहचान भी की गई हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक आम लोगों की मदद करता आया था, लेकिन समय बदल रहा है और दिल्ली पुलिस खास तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही है और हाल में पहली बार ऐसा देश में होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक क्राइम केस, एक मर्डर केस सॉल्व हुआ है। दरअसल गीता कॉलोनी 10 जनवरी की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि फ्लाईओवर के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। मौका वारदात पर पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस जैसी लाश को देखती है तो उसके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कपड़े पहने हुए थे, टैग भी था कपड़ों का, लेकिन वो खासा मदद नहीं कर पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तस्वीर खींची, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं। और क्योंकि इसकी आंखें बंद थी तो पुलिस की बात सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये थी, इसकी शिनाख्त कैसे की जाए, किसने मारा, कैसे पता लगाया जाए। अब पोस्टमार्टम से पहले भेजने से पहले इस पर कई कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी था। तभी जो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं डीसीपी मनोज कुमार, वो कहते हैं कि क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाए और इस लाश की जो आंखें हैं उसकी खोलने की प्रक्रिया शुरू करके देखते हैं कि क्या मदद मिलती है। इसके बाद एसआई रोहित सारस्वत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस लाश की आंखें खोल देते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाश की आंखें खोलने के बाद तस्वीरें हैं, जिसके बाद उसके पीछे ट्रेन का इंजन है, दुकानें हैं और कई सारे जो बैकग्राउंड इमेज चेंज कर तस्वीर जारी कर दी जाती है। मकसद ये था पुलिस का कि होता ही यूँ है कि जब भी आप लाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट या कहें पोस्टर छपवाते हैं तो अक्सर लोग उसे दरकिनार कर देते हैं, लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन तस्वीर के साथ जिसमें बैकग्राउंड इमेज भी दिख रही है, लोगों की नज़र जाती है और लोग हो सकता है शायद मदद कर सके। इस उम्मीद से दिल्ली पुलिस ने पोस्टर जारी किए। लाश की जो फोटो थी यमुना किनारे की थी। यमुना किनारे की जो भी बैकग्राउंड की जो इमेज थी उसे बिल्कुल चेंज करके बदल दिया गया और ऐसा लग रहा था कि शख्स ने सेल्फी ली है। और ये भी कहा गया कि जो भी इसकी जानकारी देगा तुरंत के तुरंत आप बगल की पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। 10 जनवरी को ये लाश मिली थी। उसके बाद 11-12 जनवरी को एआई के थ्रू पहले आँख खुलवाया गया। उसके बाद 11 से 12 जनवरी को 2024 में 30 पुलिस वालों की टीम अलग अलग जिलों और अलग अलग थानों के उन्हें प्रभारी बनाया गया कि पता लगाओ कि लाश कहाँ से आई है। इसके बाद 48 घंटों के अंदर पूरे दिल्ली में इसके पोस्टर छपवाए गए। उस पोस्टर में एक लाश की आंखें खुली हुई थी। पहली बार हो रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी लाश की आंखें खुली गई हों। 48 घंटा बीत चुका था। पुलिस के और टेंशन था कि 72 घंटे होने के बाद उस लाश का क्या करना है। मैं आपको आगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम में बताऊंगा, लेकिन पहले अब ये जान लीजिए कि 48 घंटों के अंदर पुलिस की जो प्रयास था वो सक्सेसफुल रहा। तभी चावला पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आता है हितेंद्र के भाई का। वो कहता है कि जनाब, जो आपने तस्वीर लगाई है पोस्टर में वो मेरे भाई की है, नाम है उसका हितेंद्र और ये कई दिनों से लापता है। पुलिस कहती है कि आओ पुलिस स्टेशन मिलकर बातचीत करते हैं। अब हितेंद्र और उसके परिवार वाले जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पोस्टमार्टम के ज़रिए उसे गला घोंटकर मारा गया है, मतलब उसकी हत्या कर दी गई है और उसे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे उसकी लाश मिली भी है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, कई एंगल तलाशती है तो पता लगता है कि हितेंद्र के कुछ 4-5 दोस्त थे। मैं उनका एक एक का नाम ले रहा हूँ। नाम है जेम्स, रॉकी, एनी और बिपिन। फिर से नाम बता देता हूँ। ये जो 4 दोस्त हैं अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये जो 4 लोग हैं कोई आम लोग नहीं हैं। क्यों आम लोग नहीं हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। जेम्स, रॉकी, एनी और बिपिन। अब ये जो 4 दोस्त थे उनका हितेंद्र से क्या कनेक्शन है तो आप समझिए। जो पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पता लगाया कि जो हितेंद्र है उसकी एक दोस्ती महिला मित्र थी उनकी, रूबी से दोस्ती थी और जो रूबी है खुद भी शादीशुदा थी। अब जो जेम्स था, जो 4 दोस्तों में से एक उनका जो ग्रुप था उसमें जो जेम्स था वो चाहता था कि रूबी से उसकी दोस्ती हो, लेकिन क्योंकि रूबी उससे बातचीत नहीं कर रही थी तो जेम्स चाहता था कि हितेंद्र रूबी से उसकी बातचीत करवा दे। याद रखिए रूबी शादीशुदा है। अब जेम्स कई बार हितेंद्र को बोल चुका है कि मेरी रूबी से बातचीत करवा दो। हितेंद्र बार बार उसे मना कर रहा था। तो एक रोज़ जेम्स ने कहा कि मैंने अपने घर पर पार्टी रखी है, हितेंद्र आओ और पार्टी करते हैं। हितेंद्र पार्टी करने के लिए जेम्स के घर पर जाता भी है और वहाँ पे शराब की पार्टी हो रही थी। तभी जो जेम्स है वो क्या करता है, रूबी जो हितेंद्र की जो दोस्त थी, रूबी के हस्बैंड को फ़ोन लगाकर पार्टी के दौरान
फ़ोन सोफे के आसपास छुपा देता है। जिसके बाद जब जेम्स और हितेंद्र दोनों दारू पी रहे थे तो दारू की नशे में हितेंद्र ने रूबी के लिए कुछ अपशब्द कहे, ऐसी चीज़ें कही जो उसे अपने दोस्त के लिए नहीं कहनी चाहिए थी। और ये सारी बातें जो रूबी के पति तक फौरन ही, मतलब जो लोग बातें कर रहे थे, पल पल की जानकारी रूबी के पति को लग रही थी। रूबी को पति के लगा कि यार हितेंद्र तो दोस्त था, वो ऐसी कैसे बातें कर सकता है। ये सारी मकसद उसे बदनाम, हितेंद्र को बदनाम करना और रूबी से उसकी दोस्ती तुड़वाने में जेम्स सक्सेसफुल रहा। अब क्योंकि शराब के नशे में वो बहुत ज़्यादा धुत हो चुका था, तो जेम्स को लगा कि दोस्ती तो तुड़वा दी है, क्यों ना मैं रूबी की ज़िंदगी से हितेंद्र को ही हटा दूं। इसके बाद वो जेम्स है, वो अपनी जो महिला मित्र है उसकी एनी और रॉकी, ये तीनों मिलके जो नशे में धुत था हितेंद्र, उसका गला दबाते हैं और उसे फ़ौरन ही मार डालते हैं। इसके बाद जो बिपिन, जो चौथा कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, वो स्क्रीन पर आता है और वो कहता है कि भैया आपने तो मार दिया, अब लाश को छुपाई कैसे। इसके बाद जेम्स कहता है कि एक काम करो, तुम्हारे पास कैब है खुद की, तुम कैब से सबसे पहले इसका जो फ़ोन है किसी सुनसान इलाके में फेंक दो ताकि पुलिस ट्रैक ना कर पाए, और जो इसकी लाश है नहर में फेंक दो, फ्लाईओवर के नीचे फेंक दो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। बिपिन लाश को लेकर अपनी कैब में जाता है, फिर उसे नीचे फेंक देता है। ये जो मैंने पूरा वाक्य आपको बताया, ये 9 जनवरी 2024 का वाक्य था। पुलिस को 24 घंटे बाद लाश मिल जाती है क्योंकि आंखें बंद थी। बाकायदा पोस्टर रिलीज़ किया जाता है बंद आंखों का, लेकिन जैसी आंखें खुलती हैं उसके बाद ये पूरा माजरा खुलता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, कहानी बल्कि यहाँ से शुरू होती है। पुलिस जब जांच कर रही थी तो पता लगा कि जो जेम्स, रॉकी, एनी और बिपिन है, क्यों मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है, दरअसल ये वाइफ स्वैपिंग का गिरोह चलाते हैं। अब आप सोचेंगे कि वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ क्या है, तो दरअसल होता यूँ है कि मान लीजिए कि किसी की बीवी किसी और के साथ चली जाए और उसकी बीवी उसके साथ चली जाए, मतलब दोनों के बीच में दोस्ती और आपसी अंडरस्टैंडिंग के बाद वाइफ स्वैपिंग का ये मामला चले जाता है। और अक्सर ये 5 स्टार होटल या किसी बड़े होटल में जाकर ये पूरा मामला, पत्नी की अदला बदली का मामला चलता है, जिसमें जेम्स, रॉकी, एनी और बिपिन अहम भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते थे, इनका जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप पर ये तमाम ऑफर देते कि अगर आपको वेब सर्फिंग में इंटरेस्ट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाकायदा बहुत सारी लिस्ट है। जो इनका ग्रुप था, जो अभी भी जो मेन बड़ी मछलियाँ हैं वो अभी भी दूर हैं। इनका ग्रुप दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में खासा एक्टिव है। इसके बाद क्योंकि अब मान लीजिए जिन लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है, मान लीजिए मुंबई में कोई लोग तैयार हो गए, 10-15 लोग तैयार हो गए, दिल्ली में 10-15 लोग तैयार हो गए। इसके बाद फेसबुक और इंस्टा छोड़कर बनाया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप। फेसबुक से अपने ऑडियंस को लेके आए, इंस्टा से अपने ऑडियंस को लेके आए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि कौन कहाँ कैसे आने में कंफर्टेबल है। अब क्योंकि जब 2 पार्टी मिल जाती है, 2 पार्टी मंजूर हो जाती है कि ठीक है वाइफ स्वैपिंग कर सकते हैं, तुम मेरे घर आ जाना या तुम इस होटल में आ जाना। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म की फीस चार्ज करते हैं जिससे ये कमाई करते हैं। इसी सिलसिले में जेम्स रूबी से दोस्ती करना चाहता था हितेंद्र के बदौलत, लेकिन हितेंद्र दोस्ती नहीं करवाता। शायद हितेंद्र को पता हो कि जो जेम्स का मकसद क्या है और इसलिए वो दोस्ती कराने से बार बार बच रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए हितेंद्र को उन्होंने तो मार तो दिया था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पकड़ा गया, जो कातिल थे पकड़े गए और जो मास्टरमाइंड थे पकड़े गए। और तब जाके पुलिस को पता लगा कि ये जो पूरा गिरोह है ये बहुत बड़ा गिरोह है, उनका नेक्सस कोई आम नेक्सस नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर पुलिस को कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसका वो करती क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो दरअसल पुलिस सबसे पहले उसकी लाश की तस्वीर खींचती, जैसा कि इस तस्वीर को आपने देख रहे होंगे कि जो बंद आंखों वाली तस्वीर है, इस तस्वीर को तमाम जो पुलिस स्टेशन है या के CCTPN, ये 8 राज्यों के पुलिस का एक नेटवर्क है जो हमारे भारत में है, इन सारे पुलिस नेटवर्किंग सिस्टम में इसको डाला जाता है। अगर किसी राज्य में कोई लापता हो तो वो शायद कांटेक्ट कर सके, तो उस 8 राज्य की पुलिस को यहाँ पे दिया जाता है। फिर तमाम पुलिस स्टेशन में ये फ़ोटो फैक्स किया जाता है, ईमेल किया जाता है कि आप अपने अपने पुलिस थानों में इसकी तस्वीरें लगा लें। इतना करने के बाद जो अखबार हैं, जैसे कि कोई भी अखबार हो गया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप उनकी तस्वीर डाल दीजिए और कहिए कि गुमशुदगी है, जो भी अगर कोई लापता हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर सिर्फ 72 घंटे तक ही हो सकता है। 72 घंटे तक पुलिस वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई लाश गुम हो गई है, उसकी शिनाख्त करने कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। 72 घंटे के बाद वो लायबल होते हैं कि इसका पोस्टमार्टम आप कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए पोस्टमार्टम करने के लिए परिवार की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि कई बार परिवार चाहते हैं कि हमारे जो
परिवार वाले हैं या जो हमारे परिवार के जन हैं उनके शरीर के साथ चीरफाड़ ना किया जाए और उनकी सहमति ज़रूरी होती है। 72 घंटे इंतज़ार करने के बाद अगर कोई भी नहीं आता तो पुलिस पोस्टमार्टम कर सकती है। लेकिन जैसा कि एआई की मदद से महज 48 घंटे के अंदर ही परिवार अपने बेटे से मिल लेता है, तब जाके पूरा नेक्सेस खुल जाता है। और देश में ये पहली बार होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी लाश की शिनाख्त की गई हो। और आप ये समझ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में बहुत आम सी बात होगी कि एआई की जो अब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो स्टूडेंट्स यूज़ करते थे, अब पुलिस भी उसे यूज़ कर केस सॉल्व कर रही है।